हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन को हम एक कंटिन्यूएशन सेशन बोल रहे हैं, जहां पे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज में यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन में मैंने पेपर वन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, अब तक की जितनी क्वेरी थी उसको भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स ने जो रिक्वेस्ट करी उसको कंसिडर करते हुए उस कंप्लीट सेशन को कवर अप कर लिया है। अगर आपने पेपर वन का एनालिसिस नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले पेपर वन का एनालिसिस देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैंने पेपर वन में ऑलरेडी डिस्कस की हैं, उसे मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं फर्दर आगे आपको और इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स शेयर करूँगी जो अब तक के स्टूडेंट्स की क्वेरी रिसीव हुई, इंक्लूडिंग योर अपडेटेड सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है अभी करेंटली आपके पास ये जो नोटिफिकेशन है 1 फरवरी 2023 का है। सो ये 2023 वालों के लिए एक अपडेटेड सिलेबस है। क्या चेंजेस है, क्या पैटर्न में कुछ हुआ है, हम उसे देखेंगे। और फॉर द टाइम बिंग जो स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसे बेस बना के चलेंगे। और उनको जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जब 1 फरवरी 2024 में आपका जो सिलेबस आएगा तो आपको उस वक्त जो है आपको रेफ़र करना होगा दोबारा से सिलेबस। मिस्टेक मत करिएगा, छोड़ना नहीं है, सिलेबस से हमेशा इंटैक्ट रहना है, क्योंकि यूपीएससी को ना सरप्राइज़ देने का बहुत ज़्यादा ही शौकीन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, पेपर टू के बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। पेपर वन हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज़। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम कवर अप कर रहे हैं, सो दैट यू कैन गेन अ कॉन्फिडेंस। और आपको इस स्पेसिफिकली अदर तरीके से जो है नोटिफिकेशन को अलग से जाके रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जो है सारी चीज़ें यहीं पे कंपाइल है। पेपर वन हो चुका है, हम पेपर टू को आउटलाइन करेंगे आज। पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे, प्लस साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि अब तक के स्टूडेंट की कोई क्वेरी जो आ चुकी है वो आपकी क्वेरी ना बने। सो पेपर टू यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। ठीक है, सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो पूरा पेपर है ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल अप्रोच का है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसमें न्यूमेरिकल नहीं होने वाला। क्वेश्चन के पूछने का तरीका जो है वो प्रैक्टिकली कई बार कनेक्ट हो जाता है, तो न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये कम्प्लीटली आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगेन जैसे हमारा पेपर वन में था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दो पार्ट में आपका जो है सिलेबस रहेगा। सेक्शन ए में हम कवर अप करेंगे ओ टी एंड ओ बी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एंड सेक्शन बी में हम कवर अप करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज एच आर एम, एंड आई आर, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा, देखते हैं क्या नई चीज़ें आपके सिलेबस की जो पार्ट में आपके कवर अप होंगे, प्लस अब तक की अगर कोई क्वेरी जो थी उसे भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जिसे हम डिफाइन करते हैं ओटी, जनरली जो है ओटी एंड ओबी यू फाइंड इट एज वन। एक तरीके से कई बार बुक्स ऐसी आती हैं जो ओटी ओबी को एक डील कराती है, बट दीज आर टोटली टू डिफरेंट और स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है सिलेबस में नया कुछ। नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपने नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा नहीं है केवल इसी को पढ़ना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस को नहीं देखा, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर को कवर अप किया है, क्योंकि भाई आप यूपीएससी में बैठ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, बाकी अदर एग्जामिनेशन से टोटली एंड फुल्ली जो है डिफरेंट होती है। ठीक है, सो नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है आपको, लेकिन इसके अंदर आपने डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन देखनी है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देखा हो तो आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वो सॉल्व करने में उससे मदद मिलती है। उसके बाद है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है, सिलेबस को लिमिट रखा है एक्सटर्नल जो है फैक्टर्स को लेके। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के फ़र्क करते हैं वो है, कंसिडर किए टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल। इतने ही फैक्टर करने हैं, जी हाँ, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं करने हैं। अब हर एक चैप्टर में आपको कुछ थ्योरीज मिलेंगी। मैकेंसी के 7S मॉडल को हम कवर अप करते हैं, और डिफरेंट एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़र्क करने के लिए थ्योरीज मिलेंगी। थ्योरीज क्यों पढ़नी चाहिए, दो रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली थ्योरी पूछ ली जाती है, और जो फेमस थ्योरीज हैं या करंटली न्यूज़ में हैं वो थ्योरीज पूछ ली जाती हैं।
सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार आपका जब डिस्क्रिप्टिव या एग्जामिनर आपके व्यूज़ एंड ओपिनियंस को जानना चाहता है, तो वहाँ पे आप अगर थ्योरी का यूज़ करते हैं तो आप एक जो जनरल स्टूडेंट लिख के ले लैंग्वेज में आ जाता है, आप एक आउटस्टैंडिंग जो है अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। तो अगर थ्योरी अच्छे से समझ रखी होगी, तभी उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप डील करते वक्त उन थ्योरीज का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, लाइक थ्योरी आप पढ़ेंगे आगे चल के, मैं आपको विद टाइम इंट्रोड्यूस कराऊंगी। थ्योरी एक्स होती है, वाई जेड होता है, फिर उसके बाद कुछ लीडरशिप एंड मोटिवेशंस की थ्योरी होती है। तो जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा और कोई थ्योरी आपकी ऐसी रहेगी, तो आप उसे आराम से उस यूज़ करेंगे और एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ेगा उससे, और आपके वैल्यूएटेड मार्क्स होंगे। डेफिनेटली ये मार्क्स जो हैं, किसी स्टूडेंट ने अगर ले लैंग्वेज में लिखा है, उसे मिनिमम 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यस, इतना एवरेज आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसमें जो रिलेटेड क्वेरीज अब तक स्टूडेंट की थी वो भी मैंने कवर अप कर ली। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर आप कवर अप करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स को, सिंगल एंड मल्टीपल गोल्स को। ठीक है, ये एक अलग ऐसे आपका जो चैप्टर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल का एक अलग चैप्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये हम एक अलग चैप्टर लेंगे जिसको हम MOB बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक टर्म था जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, वो उस वक्त न्यूज़ में भी काफ़ी जो था कवर अप था, इसीलिए उस एग्जामिनेशन में पूछेगा। अब आप बोलेंगे कि भाई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तो मैम एग्ज़ाम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जी हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बट वो आपके सिलेबस से को रिलेटेड था, तो वो MBO से को रिलेटेड टर्म था, न्यूज़ में काफ़ी था, इसीलिए उस एग्जामिनेशन में पूछा गया, कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप उसे सिर्फ स्किप नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाता है एक तरीके से सिलेबस का। पहला आपने नेचर एंड कॉन्सेप्ट को करा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को करा, फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हर एक पॉइंट में जो कुछ अभी तक के स्टूडेंट्स की क्वेरी रही, रिव्यू या जो स्टूडेंट्स पास्ट में अपीयर कर चुके हैं उनका जो ओपिनियंस रहा है, ठीक है, आपने ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से स्ट्रॉन्ग लेके चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। सबसे इम्पॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ दी एज कम्पेयर टू दी अब तक के बाकी चैप्टर में। इसमें क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड सिस्टम अप्रोच है। ठीक है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो कई बार आपको ये स्टैंड अलोन अप्रोच पूछे जाते हैं और इनके अंदर सब थ्योरीज हैं, कई बार उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऊपर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे आपको एक सेपरेटली कवर अप करना है कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होती है, उसके अंदर आपने डिफरेंट स्पेयर्स को कवर अप करना है, और इसके अंदर ही जो है हम कवर अप कर लेते हैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा मैकेंजी 7S मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, ये एक सेपरेटली कवर अप करेंगे, ये आपको वैसे सिलेबस में सेपरेटली है भी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, वन सेकेंड प्लीज। सो आई बिलीव आपको अब तक क्लियर, क्योंकि सिलेबस अगर ठीक से समझ में नहीं आया है तो आपने समझिए एक रोड मैप भी आप गलत बनाओगे जब आपको एक पिक्चर ही नहीं क्लियर है कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इन बिटवीन क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मैं इस स्ट्रीम का हूँ, उस स्ट्रीम का हूँ, क्या मैं कॉमर्स ऑप्ट कर सकता हूँ, या सेकंड क्वेश्चन उनका आता है कि भाई मैं सीए हूँ या मैं एक्चुअलीज हूँ, मैंने करके रखा है, सो आई डोंट नीड टू गो विद पेपर वन। ये दोनों केस का आंसर मैं आपको साथ साथ देना चाहूँगी कि एक जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैं किसी अदर स्ट्रीम का हूँ, तो भाई उनको मैं बोलती हूँ कि आप कम से कम 2 साल के बाद एग्जाम में बैठ रहे हो, तभी आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी यूज़ करें, ऑप्शनल ऑप्ट करें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पास्ट एक्सपीरियंस में देखने मिले हैं कि वो रिस्क लेते हैं, वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को ऑप्ट करते हैं बीइंग फ्रॉम अदर फील्ड। क्यों? क्योंकि देखिए आपको सिर्फ यूपीएससी ऑप्ट करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस या जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिलनी है। उसके बाद की जो मेन दौड़ है और जो रेस है वो तभी आसान होती है जब आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके चलते हैं। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक तरीके से मनी रिलेटेड है जो कि हर सेक्टर और हर एरिया में ऑब्वियसली आपको पता होगा वाइटल रोल प्ले करता है। अगर हम रिसेंटली एग्जांपल देखें, कंट्री लाइक पाकिस्तान हो गया, या पास्ट रिसेंट में हमने कंट्रीज श्रीलंका देखा, फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं है तो बाकी अदर फैक्टर ऑटोमेटिकली फॉल कर जाते हैं, है ना। तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा जो स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं सीए हूँ तो पेपर 1, भई सीए नहीं है ये, ना ही ये एक्चुअरीज़ है, ना ही ये एमबीए का एग्ज़ाम है, ये यूपीएससी है। ये टोटली डिफरेंट है और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इससे भी मत डरो कि कोई आपके सामने सीए है वो बैठ रहा है और आप सिंपल ग्रेजुएशन हो। सब लोग यहाँ पे आने के बाद ज़ीरो हो। आपका बेस है जो ठीक है, वेल एंड गुड है, बट यहाँ पे आने के बाद सारे के सारे अपने आप को ज़ीरो से ही स्टार्ट करो, है ना? ज़ीरो से ही कवरेज करो, तभी जीत हासिल कर पाओगे, ये गारंटी है मेरी। और अगर आपने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट रख लिया या अंडर कॉन्फिडेंट रख लिया, तो वहाँ पे आपकी जो स्किल है वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अब तक की जितनी क्वेरीज़ हैं उसे कवर अप कराते हुए आपको एक जेन्युइन रोड मैप दूँ एंड देन आप डिसाइड कर लें कि आपको कैसे अपने जो है फ्रेमवर्क बनाने हैं आपके अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है? और अगर कोई क्वेरीज़ है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर बेसिक चैलेंजेस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस, centralization and decentralization process, standardization, formalization, mutual adjustment, coordinating formal and informal organization, मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो भाई आप ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन पढ़ोगे तो डायरेक्ट ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं पढ़ोगे, आपको पहले बेस बनाना होगा अपना कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है आखिर ये, क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको, है ना? तो आपको ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, उसके फीचर्स हो गए, हाँ, अदर फैक्टर्स हो गए, आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने ये सारी चैलेंजेस हो गया, क्योंकि जब आपने बेस ही नहीं बनाया ना, आप चैप्टर को नहीं कर पाओगे अच्छे से, और खासकर जब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आप फेस नहीं कर पाओगे। तो आपने फिर ये सारे टॉपिक कर लिए, जब आपने ये सारे टॉपिक भी कर लिए तो आपके माइंड में कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या मानो आप उसके मैनेजर हो और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कर सकते हो, या कैसे इस जो है डिज़ाइन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये तभी कर पाओगे ना जब बेस क्लियर होगा। तो बेस पे हमेशा वर्क करके आगे चलना है। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको हम एक सेपरेट चैप्टर लेते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अथॉरिटी एंड कंट्रोल, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आया हुआ है। स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फंक्शनल, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो है पावर का। पावर के अंदर आप कवर अप करेंगे नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर, सोर्सेज ऑफ पावर, पावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक नेक्स्ट फिर टॉपिक कवर अप करेंगे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स विल बी सेपरेट एज कम्पेयर टू द पावर। पावर और पॉलिटिक्स को साथ में नहीं करना है, इसे दोनों को सेपरेटली कवर अप करना है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। ये आप स्टैटिकली कवर नहीं कर सकते और ना ही मैं कोई सजेशन दूंगी आपको कि आप किसी स्टैटिक बुक से इसको कवर अप करो। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर, आपको ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर उसके लिए क्लियर होना चाहिए, और इम्पैक्ट जो है आप रिसेंट न्यूज़ में जो कवर अप कर रहे होगे उसके थ्रू आपको आंसर फ्रेम करने होंगे इस टॉपिक में। सो इट्स अ टोटली डायनेमिक टॉपिक, इट डजंट रिक्वायर्ड एनी स्टैटिक नॉलेज, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसके बारे में आपने डिटेल कवर अप करनी। अब ये स्टैटिक सिलेबस है आपका, इसके अंदर आपने डिफरेंट थ्योरीज को कवर अप करना है और कोशिश करने की उसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पार्ट सेक्शन ए में, ओटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। दूसरा है ओबी, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से अनाउंस करते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट किसका पूछा गया? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल से पर्सपेक्टिव में पूछा है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करता है, और ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करता है, ठीक है। सो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी क्या है, तो पर्सनालिटी का आपसे चैप्टर हो जाता है। पर्सनालिटीज़ की थ्योरीज करेंगे, डिटर्मिनेंट्स करेंगे, है ना, उसके डिटेल कवरेज करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है परसेप्शन, ठीक है। तो परसेप्शन एक आपका सेपरेट चैप्टर है, डिफरेंट थ्योरीज है, मीनिंग एंड प्रोसेस है। उसके बाद मोटिवेशन, तो आप नोटिस कर रहे हैं ओ बी इज ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल, ठीक है। मोटिवेशन है, उसके कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड एप्लीकेशन, से खुद बोला है एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप, जनरली जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू से एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन आता है। लीडरशिप में थ्योरीज हैं, स्टाइल हैं आपकी। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है।
मीनिंग है, इम्पैक्ट कैसे हो सकता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का परफॉर्मेंस के ऊपर, कैसे उसे आप एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी सर्किल, ठीक है, उसके मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसे एक सेपरेट चैप्टर लेके चलते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये एक आपका सेपरेट चैप्टर है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये सेपरेट चैप्टर है आपका। और मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये सेपरेट चैप्टर है। मैं ये मदद कर दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि आपके इतने रेफरेंस चैप्टर्स हैं, ताकि आप कोई रेफरेंस बुक्स भी कवर अप कर ले हो तो आपको ये चैप्टर्स कवर अप कर लेने हैं, ये स्किप नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन है कंप्लीटली थ्योरेटिकल प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हमने ऑलरेडी कवर अप किया है, आप उसे डेफिनेटली कवर अप करें, उसे स्किप ना करें। अगर आप सच में जिद्दी हो और आपको ये रिजल्ट चाहिए अपने फेवर में, तो कोई भी चूक नहीं छोड़ें। कोई क्वेरीज हैं उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके एटलीस्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन में आप सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एचआरएम, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, और यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। क्लियर? मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआरएम, यानी बेसिक आपका चैप्टर का आइडिया लेगा, ठीक है। एचआरएम के बारे में आपने सारी बेस लेनी है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक सेपरेट चैप्टर होगा आपका। जॉब एनालिसिस एक सेपरेट चैप्टर होने वाला है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक सेपरेट चैप्टर होगा। जॉब स्पेसिफिकेशन एक सेपरेट चैप्टर होगा। जी हाँ, ये सारे सेपरेट चैप्टर होने वाले हैं। जितना छोटा कंटेंट लिखा हुआ है उतनी ही वाइड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी एचआरएम की। रिक्रूटमेंट, ये आपका एक सेपरेट चैप्टर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस है। ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक है आपका। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। कई बार परफॉर्मेंस अप्रेजल और 360 डिग्री फीडबैक आपको साथ में दिखेगा, और परफॉर्मेंस अप्रेजल और 360 डिग्री कई बार सेपरेट भी दिखता है। सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन है आपका एक चैप्टर। जॉब इवैल्यूएशन इज द अदर। एम्प्लॉय वेलफेयर प्रमोशन ट्रांसफर एंड सेपरेशन इज द वन। तो ये आपका पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है। इसमें भी हम डायरेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को फेस करते हैं इस, और अब तक के सेक्शंस में आपके पेपर 2 में न्यूमेरिकल्स नहीं है, टोटल थ्योरी है, ठीक है। लास्ट है आपका आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ प्लस पॉइंट क्या है, ये आपका थोड़ा सा कोलिंग है जीएस पेपर 3 से। हाँ, जीएस पेपर 3 प्लस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है अच्छी कमांड होनी चाहिए आपके पॉलिटी सब्जेक्ट में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स एंड जो है ड्यूटीज से वो आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है डीपीएसपी से आपको कमांड होनी चाहिए, तो आप इसको कोलिंग करेंगे। तो अगर आप कंक्लूड करें पेपर 1 एंड पेपर 2 को, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हमने कवर अप किया था पेपर 1 सेक्शन बी के अंदर, और ये आईआर, ये दो की मदद आपकी जीएस लिंक से 3 से लिंक्ड हो जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कॉमर्स ऑप्शनल में। और दूसरा बेस्ट पार्ट क्या है कॉमर्स ऑप्शनल का, ये थ्योरी और न्यूमेरिकल का ब्लेंड है। न्यूमेरिकल आपका टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट अगर आपने करेक्ट किया तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, और कम समय बचता है, तो आप बचे हुए टाइम में थ्योरी की मदद से अपने पेपर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है जिसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली उठाना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम रैंकर्स इतने सुनने में नहीं आते। अब बहुत सारे ऐसे रैंकर्स हैं ना जिन्हें लाइमलाइट में नहीं आना है ना। ऐसे भी तो होते हैं ना, हर कोई लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करता, इट्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। और हो सकता है कॉमर्स ऑप्शनल आपके लिए एक रोड मैप, एक पेपर है, उसके अलावा आपको जीएस पेपर 1 2 3 4 है, उसके अलावा आपका जो है ऐसे पेपर है, आप उसमें भी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी इक्वलेंट वैल्यूएबल होता है आपके रैंक डिसाइड करने के लिए, है ना। तो इसको विनिंग रखना है स्मार्ट वे में। सो आईआर में हम देख लेते हैं मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ आईआर, यानी आईआर की बेसिक्स कवर आपको डेफिनेटली करनी है। ट्रेड यूनियन है हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन यानी लीगल्स, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो ट्रेड यूनियन के बारे में आपको कवरेज करनी है। फिर उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे, जिसमें स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स के बारे में कवर अप करेंगे। कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, क्या क्या कॉजेज हैं आपके डिस्प्यूट्स के, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है।
नेक्स्ट है वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब आप में से मैं बहुत सारे लोगों को ये बिलीव करते हैं कि आप नए हैं, सो वर्कर एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ोगे अपने, तो उसको यहाँ पे जब आपका अगर मानिए डिस्क्रिप्टिव टाइप ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज पुट कर दी तो वैल्यू एडेड हो जाएगा ना। डाइवर्सिफाई आंसर आपको प्रेजेंट करना है, सो यू हैव टू पुट द फिलोसफी रैशनली, प्रेजेंट डे स्टेटस एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, एजुकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एक आपका चैप्टर है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पब्लिक एंटरप्राइज। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पब्लिक एंटरप्राइज ये जनरली आपका जो है स्टैटिक नहीं है, मे बी इट्स रिक्वायर्ड योर अपडेटेड नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर इन इंडियन इंडस्ट्री एंड देयर कॉजेस एंड रेमेडीज। तो भाई केवल आप इंडियन इंडस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ोगे ना, पहले एब्सेंटिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। लेबर टर्नओवर एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था आपकी, आप ही के एग्जाम में आया था, स्टूडेंट्स सोचते रह गए एट्रेशन रेट के बारे में, एट्रेशन के बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा, अब स्टूडेंट ने क्या किया, लेबर टर्नओवर तो पढ़ के रखा था, एट्रेशन के बारे में पढ़ा नहीं था। तो लेबर टर्नओवर का अदर नाम था ये, लेकिन न्यूज़ में ये फेमस एज अ लेबर टर्नओवर नहीं आ रहा था, एज अ एट्रेशन आ रहा था कि वाई देर इज अ लाइक इंक्रीज इन रेट्स of labor turnover. So instead of using a word a labor turnover, they were just use the term the attrition, and this is why एग्जाम में ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ गया और आप आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे। तो आपको इसी तरीके से लिंक्ड रहना है थोड़ा सा, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है न्यूज़ में आती रहती हैं उसका बेनिफिट लेना है। देन द लास्ट वन इज द ILO एंड इट्स फंक्शन। स्ट्रेट अवे ILO के बारे में पढ़ लो पूरा और उसके फंक्शंस एंड और अदर रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑल। तो आप अगर देखो तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका GS पेपर 3 का रिजेम्बलेंस दिखेगा, पार्ट ऑफ इट, है ना, लेकिन आपका IR पूरा कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आपने FIB कवर अप कर लिया। तो आपको अगर मैं आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के पेपर को कंक्लूड करूँ तो अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है ईमानदारी से, तो आपका जो है हमारा अकाउंट्स हो गया, उसके बाद कॉस्ट हो गया, देन टैक्स हो गया एंड ऑडिट एंड FM, ये आपने कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ के रखा होगा। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया तो डेफिनेटली कवर अप होगा। उसके बाद हम आते हैं हमारा FI जो कि आपका GS पेपर 3 से लिंक्ड है, ये हो गया पेपर 1। उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं जो है आपका OT OB और HRM, ये भी आपने कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन लेवल्स में कवर अप करा होगा। ठीक है, अब प्रोफेशनल कोर्स में कई जगहों पे ये कवर नहीं है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका डेफिनेटली पोर्शन कवर्ड होगा। और आपका जो IR है वो आपके GS पेपर से 3 है। तो आपने देखा तो एक तरीके से ये विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जो ब्लेंड है थ्योरी और न्यूमेरिकल का, इसका अगर आप चाहें तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर होता है वो किस चीज़ का कैसे बेनिफिट। अब मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कोई क्वेरी है उसे शूट करो, हम प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लिख करके आता है टाइम टू टाइम, बिकॉज आई नीड सम टाइम कि मैं उसे कैसे ईजीएस्ट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूं कि आपको एक ही बार में वो समझ में आ जाए। मेरी कोशिश ये रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेती हूँ। तो अब आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप उसमें एक्टिवली बेनिफिट नहीं लोगे, उसमें क्वेरीज नहीं पूछोगे, उसको डिस्कस नहीं करोगे, तो आपने बेनिफिट नहीं उठाया। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी प्रेजेंस छोड़ के जाते हैं, और इससे मुझे आइडिया लगता है कि कौन से एक्टिव लर्नर हैं, एंड आई स्पेसिफिकली स्टार्ट कीपिंग आई ऑन देम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैं रेगुलरली कमेंट देखती हूँ एंड आई कीप देम ऑन माई आइज कि दे आर एक्टिव, और इवन वो इन बिटवीन इनएक्टिव हो जाते हैं तो मैं टीम को अप्रोच करके उनसे आर दे डूइंग वेल इन द हेल्थ और कोई इश्यूज तो नहीं है, एंड आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम। तो आपको बेनिफिट लेने आना चाहिए, है ना। सो आई एम वाइंडिंग अप आवर सिलेबस डिस्कशन। अगर कोई ऐसी क्वेरी रह जाती है उसे कमेंट सेक्शन में पूछे। आपने कोई ग्रेजुएशन किया या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया है, आपको मैंने अगेन मैं बताऊंगी 0 से स्टार्ट करना है। 11th-12th कॉमर्स की बेसिक्स को हम दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि ओपन फॉर एवरीवन है, तो उसको एक बार सेफ साइड में भी रिवीजन कर लो, ताकि अगर कोई भूल चूक हो चुकी होगी पुराने में वो कवर अप हो जाएगी या रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। कोई क्वेरी है तो उसे घर ना लेके जाएं। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।